हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित के पहला चैप्टर वास्तविक संख्या को शुरू करने जा रहा हूं। तो चलिए आइए देखिए। सबसे पहले देखेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है, फिर इससे संबंधित अनेक प्रकार के संख्याओं के बारे में जानेंगे, फिर इस चैप्टर के बाद कुछ थ्योरी को पढ़ेंगे, फिर इसका वन बाय वन सवाल हम देखेंगे। तो चलिए, वास्तविक संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहा जाता है। फिर से सुनिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो अब यहाँ अपना लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, क्योंकि परीक्षा में इसका जो है एग्जाम्पल पूछता है, इसीलिए आपको जानना होगा परिमेय संख्या क्या होता है। तो चलिए, परिमेय संख्या जो होता है वैसी संख्या जिसे पी बाय क्यू के रूप में लिखा जा सके, अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके। हर कभी भी उसका शून्य के बराबर नहीं हो, अर्थात क्यू जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो, तो उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ, 1/2 ये परिमेय संख्या हो, -4/3 ये भी परिमेय संख्या हो, -√4/3 ये भी परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 4 जो है रूट से बाहर निकल जाए, ये हो जाएगा -2/3, तो ये परिमेय संख्या होगी। परीक्षा में कई सवाल को पूछा गया है, जैसे कि यहाँ पर 81/64 पूछा गया था, कौन सा संख्या है। तो देखिए, ये रूट के अंदर है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय है, क्योंकि आप जब इसको निकालिएगा तो ये रूट से निकल जाएंगे 9 और ये निकल जाएंगे 8, यानी रूट से बाहर हो जाएंगे तो वो परिमेय ही कहलाएंगे। तो आपको पहले हल कर लेना चाहिए, जैसे कि 22/7 ये सब इत्यादि, ये सब परिमेय संख्या होते हैं। लेकिन अपरिमेय संख्या जो है इनका कोई पता ही नहीं चलता है, दशमलव के बाद जो है वो रिपीटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ ले लेता हूँ √2, √3, ये सब अपरिमेय संख्या है। 1.426014 पता ही नहीं लग रहा है कौन सा संख्या रिपीट हो रहा है। अगर वो पता लग जाता रिपीट कर रहा है एक निश्चित संख्या, तो अपना लोग जानते हैं कि ये अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4.323232, यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 2 ये रिपीट कर रहा है, अर्थात बार बार वही आ रहा है। तो इसको परिमेय संख्या कहा जा सकता है, या आप इसको रेकरिंग में लिख सकते हैं। 3 2 पर यहाँ पर रेकरिंग जाएगा, तो रेकरिंग वाला जो होता है वो परिमेय संख्या होता है, लेकिन जिस पर रेकरिंग हम नहीं दे सकते हैं वो अपरिमेय संख्या होता है। 9th क्लास में आप रेकरिंग डिजिट के बारे में बढ़िया से पढ़े होंगे। तो यहाँ पर है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में मैंने जानकारी प्राप्त किया। जैसे कि परीक्षा में पूछा हुआ है पाई एक कैसी संख्या, तो पाई मेरे प्यारे दोस्तों एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान होता है 22/7, ये परिमेय संख्या है। तो चलिए अब देखते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का आप परिभाषा लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहा जा सकता है, जहां p तथा q कोई पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0, अर्थात q डज नॉट इक्वल्स टू 0। अपरिमेय संख्या को उल्टा परिभाषा कर दें, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। या जो रूट जिसका जो है रूट से बाहर जिसको नहीं निकाला जा सके उसे भी अपरिमेय संख्या कहा जा सकता है। आप उसका एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव को हल करने के लिए एग्जाम्पल ही उसका महत्वपूर्ण होता है। तो आप जो है यहाँ पर उसको लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम परिमेय संख्या को और आगे बढ़ाते हैं। तो परिमेय संख्या को अगर देखें तो परिमेय संख्या यहाँ पर हो जाएंगे 2 रूपों, एक तो वो हो जाएगा भिन्न रूप में और एक पूर्णांक के रूप में, अर्थात भिन्न संख्या और पूर्णांक संख्या के रूप में।
भिन्न जैसे कि अभी मैंने बोला 1/2 -3/2 ये सब भिन्न के रूप में हो ये, या आप कह ले तो √16/9 ये सब भिन्न के रूप में हो गया, ये परिमेय संख्या हो गया। अब देखते हैं पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक यहां से 3 प्रकार का देखिए, कौन कौन सा, तो ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, और उसके बाद हो जाएगा शून्य पूर्णांक, फिर हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब ये होता है कि माइनस अनंत से -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 और ये प्लस अनंत तक चले जाए। तो कुल मिला के ये कहना है कि -1 -2 -3 डॉट 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 ये माइनस अनंत तक चलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। शून्य बस यही शून्य ही हो गए, और धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है 1 2 3 4 5 डॉट 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 ये अनंत तक चले जाए, प्लस अनंत तक। यही अब जब मैं इन दोनों संख्या को मिला दूं, मुझे यहाँ ऋणात्मक पूर्णांक नहीं पढ़ना है तो मैं इसको रहने देता हूँ, बस इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लें। अब जब इन दोनों संख्याओं को मैं मिलाऊंगा तो उसका नाम बन जाएगा पूर्ण संख्या, जिसको अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या इसका परिभाषा हो जाएगा शून्य सहित गिनती की सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। और इसका एग्जाम्पल ये हो जाएगा, शून्य सहित गिनती की सभी संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है, या कह सकते हैं शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक को पूर्ण संख्या कहा जाता है। 0 1 2 3 4 डॉट 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 ये पूर्ण संख्या हो गया। अब मैं केवल धनात्मक पूर्णांक को कौन सा संख्या कह सकते हैं, तो उसका नाम हो जाएगा प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। धनात्मक पूर्णांक को प्राकृत संख्या कहा जा सकता है, या हम कह सकते हैं गिनती की सभी संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 ये अनंत तक चले जाएंगे, तो ये हमारा रहा प्राकृत संख्या। तो एग्जाम्पल समझना बहुत जरूरी है, मैं बीच बीच में परिभाषा भी बोल रहा हूँ, आप वीडियो को स्किप करके चाहे तो परिभाषा भी लिख सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। यहाँ पर आगे है कि अप्राकृत संख्या को मैं 2 भाग में बांटू, तो मैं यहाँ देख रहा हूं कि यहाँ पर अगर देख छांटे तो 1 3 1 बाय 1 करके छांट दे, और यहाँ पर हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट 1 बाय 1 करके छांटे, इसको इससे फिर इससे इसे करके छांटते चले जाएंगे। तो यहाँ ये हो जाएगा, इसका जो नाम हो जाएगा ये हो जाएगा विषम संख्या, ऑड नंबर, विषम संख्या, विषम संख्या। तो यहाँ पर विषम संख्या जो किसको कहेंगे, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे, वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे उसे विषम संख्या कहा जाता है। जैसे कि 1 3 5 7 9 ये आगे तक। अब यहाँ जो छांटे हम वहां से इसको ऐसे करके, तो ये 2 4 6 ये जो है ये है सम संख्या, सम संख्या इवन नंबर, अंग्रेजी में कहते हैं इवन नंबर। सम संख्या का परिभाषा होता है वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगे, अर्थात 2 से पूरा पूरा भाग लगे तो उसे हम लोग कहते हैं सम संख्या। जैसे कि 2 4 6 8 10 12 इस तरह से चलते रहता है। तो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक, भिन्न, ये सभी अन्य प्रकार के और भी संख्या थे, मैंने इसको भी देखा, वास्तविक संख्या से संबंधित। अब चलिए आपको लेके चलते हैं अभाज्य संख्या पर,
जिससे कि परीक्षा में एग्जाम्पल इसका पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर अब अभाज्य संख्या के बारे में जानता हूँ। अभाज्य संख्या क्या होता है? तो वैसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे तो उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो अभाज्य संख्या में एक तथा स्वयं, एक तथा स्वयं, एक तो हो ही गया, एक स्वयं का मतलब वो खुद इसी संख्या से भाग लेना चाहिए। एक स्वयं मतलब वो खुद, ये जो संख्या होगा, जो संख्या लिया जाएगा केवल उसी से भाग लगनी चाहिए, तो वो अभाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर उसी में से छांट सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लेता हूं 2, 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से डॉट डॉट। तो ये सब अभाज्य संख्या क्यों? क्योंकि दो में केवल एक से भाग लग रहा है, एक से लग रहा है और दो से ही लग रहा है। 3 में एक से लग रहा है और केवल 3 से ही लग रहा है। 5 में केवल एक से ही लग रहा है और 5 से ही लग रहा है, खुद वही संख्या। इसमें 7 में एक से लग रहा है और केवल 7 से ही लग रहा है। 11 में केवल एक से लग रहा है और 11 से ही लग रहा है। दूसरे शब्द में कह सकता हूँ कि जिसका गुणनखंड नहीं किया जा सकता है वो भी अभाज्य संख्या कहलाता है, यानी इसका कोई गुणनखंड नहीं होता है, वो अभाज्य संख्या कहलाते हैं। यानी परिभाषा जो है इसका कई रूपों में दिया जा सकता है, वो अपनी मर्जी है। तो ये सब अभाज्य संख्या। आपको मैं यहाँ पर होमवर्क दे रहा हूँ, आप जो है वो 1 से लेकर के 50 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है वो यहाँ पर बताइएगा कमेंट में जरूर। और फिर वहां पर 50 से लेकर के 100 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है वो भी बताइएगा। और 1 से 100 के बीच में कितने अभाज्य संख्या होते हैं वो भी बताइएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है, मैं इसको मिटा देता हूँ, आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब हम चलते हैं भाज्य संख्या की ओर। भाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या तो देख ली, भाज्य संख्या क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में यहाँ पर कंपोजिट नंबर भी कहते हैं, यौगिक संख्या भी इसी को कहा जाता है। तो भाज्य संख्या जो भी इसका गुणनखंड किया जा सकता है, भाज्य संख्या उसका उल्टा हो जाएगा अभाज्य से। जैसे कि यहाँ पर 2 हुआ था अभाज्य, 2 भाज्य नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, फिर 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा इत्यादि, ये सब भाज्य संख्या हो जाएगा। तो भाज्य संख्या है जो कि यहाँ पर अभाज्य का ये उल्टा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि भाज्य संख्या जो है अभाज्य संख्या, इसमें एक चीज का अंतर है कि एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अगर ऑब्जेक्टिव आपको परीक्षा में पूछता है ऐसा कौन सा संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो वह है एक ना भाज्य है और ना ही अभाज्य। तो चलिए मैं यहाँ पर अब जो है लगभग कुछ इससे संबंधित कई संख्याओं को देख लिया हूं। अब मैं गणित के वास्तविक संख्या जो है 10वीं के एनसीईआरटी गणित के चैप्टर फर्स्ट का जो है वास्तविक संख्या है, इससे संबंधित कुछ थ्योरी को और पढ़ लेता हूं, फिर मैं सवाल की ओर चलूंगा। तो चलिए दोस्तों, आप जो है मैं पहला चैप्टर का एक प्रमेय आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसके बारे में पहले जानता हूं, फिर उसके बाद जो है इससे संबंधित सवाल को ज्ञात करूंगा। तो ये प्रमेय का कहना क्या है? इस प्रमेय का कहना है, आप पहले से एक बात को जानते हैं, भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, या सिर्फ शेष भी आप लिख सकते हैं। तो वही यूक्लिड विभाजन ने भी इससे संबंधित जो है एक प्रमेय दिए थे, जो है a बराबर BQ प्लस R, वही भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल।
तो उनका ये प्रमेय है और इसी प्रमेय के आधार पर उन्होंने HCF ज्ञात किए। तो चैप्टर अपना लोग 1.1 में जो है एक्सरसाइज 1.1 में हम HCF निकालने के लिए सीखेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। तो इसी प्रमेय के आधार पर जो है मैं एक्सरसाइज 1.1 को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर अब जो है एक्सरसाइज 1.1 का जो है यहाँ पर मैं एक का पहला सवाल बनाऊंगा। 1 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो मेरे सामने बुक है, मैंने बुक को क्योंकि मैं यहाँ पर तो बुक ला नहीं सकता क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो इसीलिए मैं अपने सामने बुक रखा हूँ। आप भी अपने सामने बुक कॉपी पेन लेकर के बैठ करके पढ़िए, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होता है, ये गणित है, प्रैक्टिस करने से होता है। तो कॉपी पेन किताब आप सामने रखिए, उसके बाद समझिए और पढ़िए। जितना आप मेहनत करिएगा मैथ में उतना आपको जो है नॉलेज खुलते जाएगा। केवल वीडियो देखने से नॉलेज नहीं आता है, प्रैक्टिस करने से आता है। तो यहाँ पर है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर हमें बोला गया कि HCF अगर ज्ञात करना है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि पहला सवाल है 135 और 225। 135 और 225 इसके बीच में जो है मुझे HCF निकालना है, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो उसका प्रयोग किए बिना मुझे नहीं निकालना, लेकिन वो आपके लिए भारी साबित हो जाएगा। मैं एक निकाल के दिखाता हूँ, लेकिन पहले उसके लिए आप जो पहले से HCF निकाल रहे हैं भाग विधि द्वारा, वो आपको साइड में रफ में निकाल लेना, उसी पर बैठा देंगे यूक्लिड विभाजन। क्योंकि बच्चों को भारी लगता है, डायरेक्ट अगर यूक्लिड विभाजन से निकालते हैं तो उसको अजीब सा लगने लगता है कि अरे ये क्या है, बहुत भारी लगने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं बहुत आसान तरीका से इसको मैं बताता हूँ, आप देखिए। सबसे पहले यहाँ पर उसी तरह भाग विधि द्वारा बनाए। 135 में भाग 135 से भाग देंगे 225 में, तो एक बार में लग जाए 135 यहाँ पर आ जाएंगे और एक हटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 12 में 3 या 9 हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा। फिर मैं इसको घेरता हूँ जैसा आप सीखते आ रहे हैं पहले से, और यहाँ फिर 90 दूनी 180 हो जाता है। फिर एक बार में ही लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 4। फिर से आप इसको ऐसे कीजिए 45 और इसको उतारिए, यहाँ आ जाएंगे 90 और 45 दूनी यहाँ पर 90 हो जाएंगे और यहाँ 0 आ। तो जहां पर लास्ट में 0 आ जाता है तो इस स्थान पर जो होता है वही HCF होता है। तो ये रफ में करेंगे, हमेशा करते चलेंगे रफ, और यहाँ उसी तरह से बैठा लेंगे। जो बड़ा होगा मैं उसको A बराबर लूंगा 225, और जो छोटा होगा मैं उसको B मान लूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या कहता है? A बराबर BQ प्लस R। A बराबर BQ प्लस R। तो A बराबर BQ प्लस R कह रहे थे। A यहाँ पर मेरा कितना है? 225 है। B कितना है? 135 है। तो A 225 है तो मैं 225 ले लेता हूँ, और B है 135 तो 135 ले लूंगा, और Q कितना है तो यहां से पता करेंगे जो मैंने अभी रख किया था। तो आप देखिए कि इस तरह से एक फॉर्मेट बनाइए, यहां से ऐसे करके फॉर्मेट बनाइएगा। तो यहाँ पर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ यहाँ पर शेष होता है। तो यहाँ देख रहे कि ये A हो गया, यहाँ B हो गया, यहाँ Q हो गया और यहाँ R हो गया। अर्थात आपको ऐसे ढूंढना, यहाँ पर A जो होगा नहीं इसे करके, यहाँ पर B होगा, यहाँ पर Q होगा, और यहाँ आप कुछ लिखेंगे। तो लिखने के बाद जो आप घटाइएगा वो R प्राप्त होगा, तो वही यहाँ पर लिखना। तो देख रहे हैं कि Q के जगह पर
यहाँ पर 1 मिल रहा है तो मैं यहाँ पर 1 ले लेता हूँ, जो शेष यहाँ पर 90 आ रहा था तो मैं यहाँ 90 ले लेता हूँ। क्या शेष हमें 0 मिला है? तो नहीं, यहाँ लिखते हैं इसीलिए r डज नॉट इक्वल्स टू 0। मैं तब तक इसको लिखते रहूंगा जब तक कि r 0 नहीं हो जाता है। अगले स्टेप फिर वैसा ही बनेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला। यहाँ पर एक जगह पर क्या आ रहा है, 135 बराबर 90 गुना q के जगह पर 1 है तो मैं यहाँ 1 दे देता हूँ, प्लस शेष जो है 45। क्या हमें अभी भी r 0 मिला है? तो नहीं, r अभी भी 0 नहीं मिला। तो मैं और आगे बढ़ूंगा, देख रहे हैं यहाँ पर एक फॉर्मेट बन रहा, तो ये हो गया यहाँ पर 90 बराबर 45 गुने 2 जोड़ यहाँ पर शेष 0 मिलेगा। चूंकि r मिल गया 0, जिस भी लाइन में r 0 होगा तो 0 होगा तो उसके स्थान में जो b के स्थान पर होगा वही उसका HCF होगा, तो इसीलिए HCF बराबर यहाँ पर आ गया 45। यही हमारे सवाल का आंसर। तो चलिए दोस्तों, मैं अब दूसरे सवाल की ओर आगे बढ़ता हूँ। बीच में जो है मेरे माइक का चार्ज खत्म हो गया था और लाइट भी चले गया था, तो बीच में समस्या आया। समस्या तो आना है, एक तरह से आता ही रहता है। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि दूसरा सवाल जो है यहाँ पर मैं इसका जो है ये दूसरा सवाल का रफ जो है कार्य मैंने पहले कर दिया है। आप फिर से समझ लीजिए, रफ जो है 196 से मैंने भाग दे रहा था 38,220, तो 1 से लगाए 196 हो गया और घटाए तो 186 हुआ। मैंने फिर 2 उतारा, फिर देखे तो 9 से लग रहा था 1764 हुआ, फिर इसको घटाए 98 हुआ, 0 दिए, फिर 5 से लगाए 980 हुआ, ये 0 आ गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक ही फॉर्मेट बन रहा है इस हिसाब का, ए पर बी पर क्यू, यहाँ पर कुछ लिखते हैं तो शेष आता है यहाँ पर 0। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए कितना है, ए हो गया 38,220 बराबर बी हो गया 196 गुना यहाँ पर हो जाएगा Q कितना है, तो Q है मेरे पास 195 और जोड़ यहाँ पर हो जाएगा 0। तो हम देख रहे हैं कि पहला स्टेप में ही R 0 आ गया, तो पहला स्टेप में ही अगर R 0 आ गया है तो इसी स्टेप में HCF होगा। तो इसी स्टेप में किसके स्थान पर, B के स्थान पर, तो B के स्थान पर क्या है 196 है। यही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आप बनाए होंगे तो मिला लीजिए आपका कितना सही है, कहाँ गलत किए हैं या सही है, बहुत अच्छी बात है। मैं तीसरा सवाल पर चलता हूँ, तब तक आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करिए। तो चलिए दोस्तों, मैं एक के तीसरा सवाल को हल करता हूँ। तो मुझे यहाँ पर 255 में भाग देना होगा 867 से। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये लगभग 3 बार में लग जाएगा। चेक करता हूँ, 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16 और 3 दूनी 6 1 7, हाँ लग जाए। 7 में 5 गया 2, ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। फिर ये 255 हो जाएगा, ये 2 बार में लग जाएगा, ये 4 हो जाएगा 0, ये 2 और ये 1 5 51, फिर यहाँ पर 102 यानी 51 दूनी 102 हो जाएंगे और ये 0। तो मैंने जो रफ काम किया वो रफ काम में यहाँ पर देख रहे हैं कि वो आपको आता है। ये अगर नहीं आ रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ा दिक्कत है, आप सवाल को हल नहीं कर पाइएगा। आपको सबसे पहले ये आनी चाहिए, क्योंकि इससे ज्यादा आसान आप कुछ नहीं हो सकता है। या आपको डायरेक्ट अगर ये बताया जाए तो बहुत भारी लगेगा। तो आइए देखिए, मैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से चलूं तो उसका कहता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए एक जगह पर आप अगर पहला देख रहे हैं
तो ये इस हिसाब से मिल रहा है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू, और यहाँ पर हो रहा है आर। तो एक स्थान पर मिल रहा 867 बराबर 255 गुने 3 जोड़ आर मिल रहा है 102। क्या आर जीरो मिला आर के स्थान पर? तो नहीं, चूंकि आर बराबर नहीं है जीरो। तो आगे बढ़ेंगे, आगे क्या हो जाएगा यहाँ पर, फिर इस हिसाब से बन रहा है फॉर्मेट, यहाँ हो गया ये ए, ये बी, ये क्यू, यहाँ पर आर। तो ए हो जाएगा 255 बराबर 102 गुना 2 जोड़ शेष 51 आ रहा है। क्या आर जीरो मिला? तो अभी भी हमें आर जीरो नहीं मिला है, तो मैं और आगे जाऊंगा। तो इस तरह से वो फॉर्मेट मिल रहा है। तो यहाँ पर एक स्थान पर अब मिल गया 102 बराबर 51 गुना 2 जोड़ 0। तो हम देख रहे हैं कि आर हमारा आ गया जीरो। जिस भी स्टेप में आर जीरो आता है तो बी के स्थान वाला आंसर होता है। तो इसीलिए HCF बराबर कितना हो जाएगा? 51। तो आप देखें कि मैं आज आपके मैथ के शुरुआत क्लास में उस चैप्टर से संबंधित कुछ थ्योरी को देखें और उससे कुछ सवाल को करें। 1 नंबर के मैं तीनों सवाल को बताया। अगले क्लास में मैं 2 नंबर 3 नंबर आगे का जितना सवाल होगा मैं हल करूंगा। तो चलिए ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइए, और चाहिएगा नहीं छोड़ के वीडियो आप लाइक जरूर कीजिए। इससे क्या होता है, हमें आपका एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को जितना अधिक से अधिक जो है आप शेयर कीजिए वीडियो को और दोस्तों को बताइए। अगर वो भी पढ़ना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर पूरा NCERT जो है एकदम बढ़िया तरीका से पढ़ा करके डाल दूंगा अपने चैनल पर। आप वहां से पढ़ते रहिए, हमेशा समझते रहिए। धन्यवाद।